सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से, जहां पर आज 53 पॉइंट्स की मामूली कमी एक बार फिर देखी गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी इस जो इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का, वो 65,000 से जायद की सतह बहाल रखने में कामयाब रहा है और 65,600 से जायद की सतह पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट से आज कुछ मजीद भी खबरें सामने आई हैं और वो हैं हेरा फेरी की खबरें। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया था उन पर अब फौजदारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और बड़ी सख्त सजाएँ इस सिलसिले में उनको हो सकती हैं। 3 साल कैद की सज़ा का भी उनको सामना हो सकता है, 20 करोड़ रुपए जुर्माना भी हो सकता है। और ये वो तमाम अफराद हैं जिन्होंने 2019, 20, 21 की 3 लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में हेरा फेरी की थी और उस वक्त उन शेयर्स की कीमतों को आर्टिफिशियली बढ़ाया गया और उसके बाद बड़ी तादाद में फेक ऑर्डर्स को उनकी जानिब से प्लेस किया गया और फिर उन्हें मनसूख भी कर दिया गया, जिससे मार्केट को अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन ये तमाम अफराद फ़ायदे में रहे थे। अब इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, पहले तो जिस तरह से कारोबार चल रहा है, 65,000 से जायद की सतह अभी भी बहाल है, मार्केट एक अच्छे ट्रैक पर जा रही है, एक अच्छे सिम्त में जा रही है। आगे IMF प्रोग्राम्स भी जब पाकिस्तान अवेल कर लेता है तो मार्केट को कितना मजीद आप बूम की तरफ जाता देख रहे हैं? लेकिन रिसेंटली मूडीज ने जो है आउटलुक पाकिस्तान के बैंक्स का जो है स्टेबल किया है, तो आई थिंक कि उसकी भी एक मुस्बत खबर है। और फिर इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन है उसके मोल के अंदर जो है SIFC ने जो है प्रपोजल्स दिए हुए IMF को, जो बेशतर तौर पे एक्सपेक्टेशन है कि वो मुस्बत उसके जो है रेजोल्यूशन नजर आ जाए। तो सर्कुलर डेट क्राइसिस जैसी रिजॉल्व होगा वैसे ही हम देखेंगे कि पाकिस्तान मार्केट को ऑलरेडी जो है MSCI ने तकरीबन 22 कंपनीज को ऐड किया है MSCI फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। उसके बाद हमने देखा $20 मिलियन जो है वो पाकिस्तान मार्केट का रुख किए माह फरवरी के अंदर। और आई थिंक कि ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि जो इस तरीके से जो है ये इनफ्लो आ रहे हैं, अगर ये इनफ्लोस कैरी तो हमें $2 बिलियन तक जो है वो इस साल के अंदर जो है वो रिसीव हो जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे FDI के नंबर्स को। ठीक है, तो ऐसा सब ये इसका मतलब ये है कि जो दो अभी एक इंस्टॉलमेंट IMF की और फिर जो अगला प्रोग्राम है जो कि बड़ा हो सकता है, $8 अरब का भी हो सकता है, वो भी बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है मार्केट के लिए आने वाले दिनों में। बिल्कुल, इस वक्त डायरेक्शन बहुत मुस्बत है और एक्सपेक्टेशन यही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट को लीड करेगी। आइडियली आने वाले टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर नहीं, लोकल इन्वेस्टर की एक्टिविटी चूंकि बढ़ेगी। इस रेजोल्यूशन हमें सर्कुलर डेट का भी नजर आ रहा है, मूडीज की री रेटिंग जो है, जो जिस तरह से बैंक्स को भी इसी तरह से अपग्रेड की पॉसिबिलिटीज हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है, गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है। तो आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मुस्बत डायरेक्शन में मार्केट भी लेगी और फिर फॉरेन इन्वेस्टर भी जो है मार्केट को जो है वो लीड करके जो है सपोर्ट करेंगे। और ऐसे सब ये हेरा फेरी करने वालों के खिलाफ जो अब ये एक्शन लिया गया है, मुकदमात दर्ज हुए हैं, वो भी फौजदारी एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं, उसमें बड़ी सख्त सजाएं भी हैं और इन्वेस्टर्स को करप्शन से बचाने के लिए भी निगरानी शुरू की गई है। ये इन स्टेप्स को आप कैसा देख रहे हैं? इससे मार्केट को आने वाले दिनों में कितना फ़ायदा होगा और ये कौन से ऐसे अनासिर हैं जो कि मार्केट को इस वक्त ख़राब कर रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब मार्केट चलती हैं तो उसके अंदर हर तरीके के लोग जो है इसके अंदर ट्रेड करते हैं। तो आई थिंक कि विजिलेंस को हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वी अप्रिशिएट कि विजिलेंट है, इन्वेस्टर जो है वो सपोर्ट के लिए जो है मौजूद है, इन्वेस्टर को जो है वो हर तरीके से जो है वो हेल्प कर रहा है। तो आई थिंक इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और फिर जब काम होता है तो हर तरीके का काम होता है और उसको हमें जितना जो है वो कंट्रोल कर सके, वो SECP का रोल काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ऐसे सब ये शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाना खुद से और आर्टिफिशियली बढ़ाना क्या इतना आसान होता है कि आपस में वो शेयर्स खरीदो फरोख्त करते रहे और उनकी वैल्यूज़ भी बढ़ती रहीं, फेक ऑर्डर्स भी वो प्लेस करते रहे, फिर उसको कैंसिल भी करवाते रहे और उस दौरान जो दूसरे इन्वेस्टर्स थे या कंपनीज थी, नहीं पता चल पा रहा था कि ये सब आर्टिफिशियली हो रहा है? देखिए, पता चल गया तभी तो उनको पेनल्टी या उनके लिए क्रिमिनल ऑफेंसेस जो हैं वो रिस्पेक्टिव कोर्ट्स के अंदर दायर की गई हैं। तो आई थिंक कि पता तो लग गया है। SECP के जो सिस्टम्स हैं वो मॉडर्न सिस्टम्स हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज सिस्टम्स हैं। आई थिंक कि उन्होंने पकड़ लिया जो भी मैनिपुलेटर है उसको और आई थिंक कि ये एक अच्छी डायरेक्शन है। इसके अंदर आने वाले मैनिपुलेटर्स जो है अवॉइड करेंगे ऐसी एक्टिविटी को, चूँकि जिस तरह से काम होता है तो काम के अंदर अच्छे बुरे सारे इन्वेस्टर्स होते हैं और आई थिंक कि इसकी विजिलेंस और इसकी पकड़ और इसकी पेनल्टी जो है ये है, इसकी सिग्निफिकेंस है और आई थिंक इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। SECP ने बर वक्त जो है वो ऐसे जो है वो मैनिपुलेटर्स को पकड़ के जो है रिजॉल्व किया है इशूज। और ऐसे सब रिसेंट पास्ट में हमने जब मार्केट को डाउन होते देखा है, तो क्या इन सारी एक्टिविटीज़ का मार्केट के डाउन होने से कोई कनेक्शन है या फिर वो दूसरी वजूहत होती हैं और फिर ये बिल्कुल एक अलग मैटर है?
देखिए 2-3 इश्यूज पाकिस्तान के सॉल्व। एक तो करंट अकाउंट सरप्लस हमने देखा दिसंबर माह के अंदर हमें $300 मिलियन मिला। फिर उसके बाद रुपी स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट का फॉर्म होना, फिर हम देखें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के इंप्रूव हुए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट $20 मिलियन जो है मार्च फरवरी में नजर आया। तो आई थिंक कि ये मुस्बत डायरेक्शन मार्केट ले चुकी है। अब इस वक्त जो है वो हमें मैक्सिमम जो है फोकस करना है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाएं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी 22% पर है। अच्छी बात यह है कि कल ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स के अंदर भी जो है कमी 30 बेसिस पॉइंट तक जो है देखी गई। तो यानी कि आगे स्टेट बैंक भी इंक्लाइंड है कि इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, 23% पे इन्फ्लेशन आई है। तो आई थिंक कि सारी मुस्बत खबरें और सही डायरेक्शन में जो है मार्केट तभी जा रही है। और ऐसा सब चूँकि अब ये हो सकता है, इस बात का इम्कान है कि वज़ीर ख़जाना जो जिन साहब को बनाया जा रहा है वो एक नया नाम कम अज़ कम इस मिनिस्ट्री के लिए हो सकता है। उनका एक्सपीरियंस वसी है। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की अगर हम बात करें तो उनको देखकर और उनके पोर्टफोलियो को देखकर आपको क्या लग रहा है कि वो आने वाले दिनों में इतनी कैपेसिटी है कि न सिर्फ इकॉनमी को बेहतर अंदाज से लेकर चल सकें, अच्छे डिसीजन ले सकें, IMF के साथ डील कर सकें और फिर उसके बेहतर इम्पैक्ट्स मार्केट पर भी क्रिएट होते हैं, हम देख सकें? देखिए नया नाम है। आई थिंक कि इसको जिस तरीके से देखा जा रहा है और जाहिर है कि जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने रिजॉल्व किया है, पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल की भी जो है या पाकिस्तान जो बिजनेस काउंसिल है उसको लीड किया है इन्होंने। आई थिंक इनका बड़ा नाम है। वी एक्सपेक्ट कि इनसे अच्छे तरीके से इकोनॉमिक मैटर्स जो है रिजॉल्व होंगे, स्पेशली IMF के साथ जो डील करना है। अब नए टर्म्स के साथ $6 बिलियन की नई डील जो है गवर्नमेंट ऑप्ट करेगी लोन्स को रीपेमेंट के लिए। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन के अंदर नए नाम आने चाहिए और आई थिंक उनको हमें मौका देना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। पिछली जो सपोर्ट थी उसके साथ मिलकर पिछले जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका जो भी रोल रहे, तो आई थिंक वो सपोर्ट जो है आइडियली जो है हमारे लिए हमें इसको देखना चाहिए। और एट द सेम टाइम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को डायरेक्ट करने के लिए ऐसे लोग चाहिए जिनका अच्छा नाम है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। आई थिंक ये अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस रहेगा। और ऐसे साहब पाकिस्तान की पूरी बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है कि इंटरेस्ट रेट को 22% से नीचे लेकर आएँ, लेकिन निगरान हुकूमत ने भी वो स्टेप नहीं लिया। अब ये मुंतखब हुकूमत आ चुकी है, इनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, स्पेस कितना इस वक्त इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने के लिए, और एक्चुअल डिमांड है क्या बिजनेस कम्युनिटी की कि ये कहाँ पर होना चाहिए नीचे आकर? देखिए अनफॉर्चुनेटली रुपी का जो गिरना है और जो गिर रहा है 3 दिनों से, और आगे IMF की जो कंडीशन है कि इंपोर्ट को तकरीबन 50% बढ़ाया जाए, तो अनफॉर्चुनेटली रुपी की इंस्टेबिलिटी तो जो है वो रहेगी जब तक हम नए IMF प्रोग्राम में नहीं चले जाएं। तो बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि इंडस्ट्रियल जो गैस प्राइसेस हैं या पावर प्राइसेस है उसके अंदर कमी आए, और जाहिर है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की भी तरफ से यही कहा गया है कि इनको जो है किसी लेवल पर जो है इन प्राइसेस को मुस्तकम रखाया जाए ताकि एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ सके। तो आने वाले वक्तों में इन्फ्लेशन को डील करना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे रुपी जो है उसके अंदर कमी देखी जा रही है। बट एट द सेम टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर इन्फ्लेशन लेवल इन्हीं लेवल्स पर रहता है तो देयर इज मोर कैपेसिटी ऑफ द स्टेट बैंक कि वो आने वाले वक्तों में पॉलिसी रेट के अंदर कटौती कर सकें। ऑल्दो रियल इंटरेस्ट रेट जो है काफी ज्यादा नेगेटिव इस वक्त चल रहे हैं, बट काफी कम मार्जिन है स्टेट बैंक के पास कि वो अपने पॉलिसी रेट के अंदर कमी करे इस इन्फ्लेशन लेवल को कैरी करते हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहंदी साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ हमारे साथ। पर उम्मीद है कि आगे न सिर्फ मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी, पाकिस्तान की मईशत भी दुरुस्त ट्रैक पर आएगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं खासतौर पर इंडस्ट्री को लेकर वो बढ़ते जा रहे हैं। और उसकी एक वजह यह भी है कि अब फर्टिलाइज़र प्लांट्स को जो गैस की ख़रीदारी का मामला है वो अब आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाएगा, चूँकि 2-3 माह के बाद उनके सस्ती गैस के मुआहदे ख़त्म होने जा रहे हैं। और स्विस सदन पहले ही हमें ये इंडिकेट कर चुका है, ये बता चुका है कि 2027 तक पाकिस्तान में गैस की जो पैदावार है वो भी आधी रह जाएगी, निस्फ रह जाएगी, और फिर RLNG भी सस्ती कीमत पर हासिल करना एक बड़ा चैलेंज होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगले 2-3 साल के बाद जो गैस की कीमत है पाकिस्तान में क्या वो मजीद बढ़ सकती है, और अभी जो फर्टिलाइजर प्लांट्स का इशू है उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आरिफ साहब, अब ये मुआहदे जो खत्म होने जा रहे हैं तो जून में खत्म हो जाएंगे फर्टिलाइजर सेक्टर के, तो फिर इनको जब महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी तो उसके फिर क्या इम्पैक्ट्स इंडस्ट्री पर क्रिएट होंगे, क्या माहौल आप देख रहे हैं आने वाले 2-3 माह में? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 साल की क्या, गैस आज ही महंगी है और आज ही इंडस्ट्रीज पे बहुत सीरियस इम्पैक्ट गैस की हाई प्राइसेस का ऑलरेडी फील हो रहा है। बात यह है कि जो प्राइस है वो डिस्कशन एक सेकेंडरी डिस्कशन होनी चाहिए। असल जो आपने सवाल का जो मेन पहला हिस्सा आप कहा कि जी वो गैस रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं और अवेलेबल ही नहीं होगी, सबसे जिसको कहते हैं ना सीरियस इशू ये है कि गैस का वॉल्यूम रिक्वायर्ड क्वांटिटीज में अवेलेबल नहीं होगा। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि देखिए गैस की अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए अब इस वक्त। पिछले दिनों हमने बहुत अच्छी एक खबर हमें पता चली कि जी ईरान वाली पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है,
अगर वो प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया और अल्लाह करे वो कंप्लीट भी हो जाए और अल्लाह करे उसके थ्रू गैस फ्लो भी होना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा सप्लाई पे रिलीफ जरूर मिलेगा। जो हमारे लोकल रिजर्व्स की डिप्लीशन है, उस डिप्लीशन बड़ी चैलेंजिंग है और बड़ी कंसर्निंग है। उस डिप्लीशन, और वो नेशनल डिप्लीशन है, उसमें मतलब कोई ऐसी कंसर्निंग एक होता है ना कि आपको बगैर प्लान के या सडनली नहीं आ गई, दैट वाज ऑलरेडी नोन। असल जो उसको आगमेंट करने के लिए, सप्लाई को आगमेंट करने के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उन पे फौरी तौर पे काम होना चाहिए। और वो ये बात बार बार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और काफी सालों से कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव एनर्जी पे काम होना चाहिए, और वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम या रिक्वायर्ड एफर्ट जो है उस पर नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव एनर्जी में आपकी सोलर है, और अभी आपने कुछ वो थर कोल की बात की और कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट की बात की। दुनिया में अगर कोल से गैस बन सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती? ये sheer lack of will है of the politician, of the decision makers, या जो मैटर करते हैं इन डिसीजंस के अंदर उनकी। तो आरिफ साहब, ये जो ऑल्टरनेट प्लान्स आप बता रहे हैं, ऑल्टरनेट सोर्सेज आप बता रहे हैं, ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा, इस पर तो काम करना बड़ा तवील मुद्दत होगा। अभी जो फौरी तौर पर इशू है अब ये फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए, अगर ये इनको गैस महंगी मिलेगी तो फिर किसानों को खाद महंगी मिलेगी, उनको खाद महंगी मिलेगी तो हर फसल पर फिर उसका असर आएगा। तो ये तो एक महंगाई का नया तूफान आ जाएगा। इसका कोई ऑल्टरनेटिव प्लान है जी? ये इसका अब आने वाले दिनों में इसका मतलब फर्टिलाइजर सेक्टर को तो खाद महंगी ही मिलने जा रही है, और फिर उसका जो असर होगा वो तो फिर हर एक प्रोडक्ट पर आएगा, जितनी भी पाकिस्तान में फसलें होती हैं उस पर। देखिए, खाद पे महंगी होने जा रही है, उस पे हर एक बाकी प्रोडक्ट पे, फसलों पे असर आएगा। लेकिन देखिए, उसको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि जो इम्पोर्टेड खाद है और लोकली अवेलेबल खाद है जिसके अगेंस्ट हम सस्ती गैस सप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों का आपस में प्राइस का कंपटीशन क्या है, वो मैं उस पे ये विदाउट लुकिंग इनटू दोज नंबर्स, जो एंड मार्केट प्राइस है जो किसान को मिलती है, जिस कीमत पे खाद मिलती है, वो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जिसको रिव्यू करने की जरूरत है। ओनली देन आई कैन से कि महंगी होगी। बात यह है कि अगर इम्पोर्टेड में और लोकल की फर्टिलाइजर की प्राइस में कोई फर्क नहीं है तो मैं इतना कंसर्निंग उस पर नहीं हूँ, स्पेशली फर्टिलाइजर के हवाले से। बट मैं ज्यादा कंसर्न इस चीज पे हूँ कि ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री जो है उस पर बहुत सीरियस इम्पैक्ट है, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे बहुत सीरियस इम्पैक्ट है। हम IMF को, जिसको कहते हैं ना, बैक करते जा रहे हैं और रिपीटेडली बैक करते जा रहे हैं फॉर एडिशनल लोन, जबकि हमारा जो फोकस है वो एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ाने पे बहुत कम है। वो सारे का सारा हमारी मशीनरी, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर से लेके SIRC, सबका एफर्ट ये है कि जनाब हमें किसी तरीके से लोन जो है ना वो मिल जाएगी IMF से। बट उससे ज्यादा एफर्ट हमें करने की ये जरूरत है कि हमारी एक्सपोर्ट की जो हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है उसको किसी तरीके से प्रोडक्शन पे फुल रिस्टोर किया जाए और किसी तरीके से हमें अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग जो है उनको बढ़ाया जाए ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव। तो साहब, ये एक्सपोर्ट वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ज़ाहिर है एनर्जी टैरिफ को कम करना पड़ेगा, और एनर्जी टैरिफ इसलिए कम नहीं हो सकता क्योंकि IMF से लोन जब चाहिए तो उनकी डिमांड है एनर्जी टैरिफ को बढ़ाया जाए, लाइन लॉसेस को कम किया जाए। तो फिर ये तो कनेक्टेड है ये तमाम चीज़ें आपस में, फिर इस तरह से कैसे एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ सकेगा? और आने वाले दिनों में फिर गैस तो मजीद महंगी होती रहेगी, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आने वाले दिनों में गैस महंगी होगी, लेकिन उसको सस्ती करने का तरीका है हम अपनी नीयतें ठीक कर लें। बात यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि इन एनी केस आपकी जो इनपुट फ्यूल कास्ट है वो बढ़ती रहेगी। उसको कम करने का या उसको कंट्रोल करने के हम अपनी माल एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करें, लॉसेस की आपने खुद ही बात की उसको कम करें। अब हम वो जिसको कहते हैं ना बेरेस्ट मिनिमम एक्सपेंडिचर पे लेके आए। ऑलरेडी हमारे कंज्यूमर पे जितना बर्डन, गैस के कंज्यूमर पे जितना बर्डन डाल चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि वो बर्डन भी सस्टेनेबल है। बात यह है कि इंडस्ट्री को ये अगर आप गैस दें और इंडस्ट्री अगर चलती रहे, इवन थोड़ा सा अगर महंगी भी हो, तो आप कम से कम अपनी लोकल डिमांड जो है ना, आपकी चीजों की लोकल डिमांड, उसकी इंपोर्ट ही कम कर ले, फिर भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें भी फर्क आएगा। वो चीजें जो आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, इवन इफ दे आर एक्सपेंसिव, फिर भी आप जो है ना आपकी फॉरेन एक्सचेंज पे थोड़ा सा कम उस पे जो है ना लोड पड़ेगा। तो ये बैलेंस करने की बात है, और वो जो है ना वो डिसीजन जी जो अगले 3 साल में गैस के ज़खायर जब हाफ होने जा रहे हैं और अभी पता भी है, जो मुतल्लिका इदारे वो बता भी चुके हैं, तो अब ऑल्टरनेटिव प्लान होना क्या चाहिए जिन ममालिक से अभी पाकिस्तान
देखिए, अभी से उनको engage किया जाए। बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, मुतलका अदारों को बताने की जरूरत नहीं है, मुतलका अदारों को एक्शन लेने की जरूरत है कि अल्टरनेटिव एनर्जी पे काम करें, डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पे सारे का सारा तवज्जो दें, बिग पुश थ्योरी जिसको कहते हैं ना इस्तेमाल करें। जहां भी आइडेंटिफाइड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, नए ड्रिलेबल प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको फोकस करके जल्दी से जल्दी उनको ड्रिल किया जाए और अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस करके वो प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। देखिए, और ये काम डूएबल है। देखिए, अदारों का सिर्फ काम ये नहीं है कि बता दें पब्लिक को कि जी हमारे पास गैस खत्म हो गई है। अदारों का काम है कि पब्लिक को फैसिलिटेट करें, ये बताएं कि गैस खत्म तो हो गई है, लेकिन इस तारीख तक हम एडिशनल रिजर्व ये जो लेके आएंगे, या हमारा ये प्लान है। अब पब्लिक इतनी जिसको कहते हैं डिसअपॉइंट हो चुकी है, यकीन माने कि किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि किसने क्या काम करना है। सही। और आरिफ साहब, पिछले अगर चंद माह में हम देखें, 6-8 माह में, तो कुछ गैस के छोटे छोटे ज़खायर दरियाफ्त भी हुए हैं। अब ये छोटी छोटी डिस्कवरीज पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है और वहाँ से वो उतनी मिकदार में फिर गैस निकलती भी नहीं। तो ये इस तरह की डिस्कवरीज को जारी रखा जाए या फिर इस पर मजीद रिसर्च की ज़रूरत है कि इन्वेस्ट उधर ही किया जाए जहाँ से ये श्योरिटी हो कि यहाँ से गैस बड़ी मिकदार में दरियाफ्त हो सकती है? देखिए, हमारे यहाँ छोटी डिस्कवरी हो या बड़ी डिस्कवरी हो, एटलीस्ट मैंने ऑन द बेस ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ अपस्ट्रीम मैं ये समझता हूँ कि डिस्कवरी इज ए डिस्कवरी। बात यह है कि उसका फोकस ये है कि देखिए, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है ना, उनका ये काम के लिए एक नए वर्जिन एरिया के अंदर जाके तलाश करके, अगर छोटी डिस्कवरी है उसको तलाश करना मुश्किल होता है, ठीक है। अगर वो हो गई है तो उसका देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। द प्रॉब्लम इज कि हम नंबर ऑफ डिस्कवरीज कम कर रहे हैं, हम अपने जो एफर्ट है वो कम कर रहे हैं। हाँ, जो आपने फरमाया कि जी हमारे यहाँ ये कास्ट बहुत ज्यादा है इसकी, वो इनहेरेंट हमारी जो इकॉनमी है, ओवरऑल इकॉनमी जो है वो छोटे साइज की है, ठीक है। हमारी इकॉनमी का वॉल्यूम छोटा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी इजिली अवेलेबल नहीं है जैसे नॉर्थ अमेरिका में अवेलेबल है वेल ड्रिल करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमारा एक वेल जो है जो $25 मिलियन का यहाँ पे कास्ट होता है, उसी साइज उसी डेप्थ का वेल जो है वो नॉर्थ अमेरिका में उसकी कास्ट तकरीबन 3, 4 या $5 मिलियन होती है। ठीक है, तो ये जो कास्ट है ये अब देखते हैं कि हुकूमत के पास इसका क्या प्लान है। आरिफ साहब, आपकी ये कीमती तजावीज़ तो हुकूमत तक पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के मसाइल रुकने का नाम नहीं ले रहे, चूँकि IMF से अगर $8 अरब का कर्ज चाहिए तो उस पर 129 अरब की सब्सिडी को ख़त्म करना होगा। 29 अरब की ये सब्सिडी जो कि डायरेक्ट है, और फिर 100 अरब की वो क्रॉस सब्सिडी जो कि गैस की कीमतों पर दी जाती है। और इसके साथ साथ ये भी बताना होगा कि जो गैस के इदारे हैं वो इस वक्त नुकसान में क्यों जा रहे हैं। फिर बिजली घरों को दिसंबर तक कौमी ग्रिड से जोड़ना होगा। ये वो तमाम इकदाम हैं जो कि फौरी तौर पर इस आने वाली हुकूमत को लेने होंगे। और जब ये सब्सिडी माइनस की जाएगी तो फिर उससे गैस की कीमत पर मजीद कितना असर पड़ेगा, क्या ये कोई मखसूस तबका जो सब्सिडी इस वक्त ले रहा है सिर्फ उस पर इसका इंपैक्ट क्रिएट होगा या फिर एक आम आदमी पर भी क्रिएट होगा। मोहम्मद शुजात मुबारक साहब माहिर माशियात हैं, उनके सामने सवाल रखेंगे। बहुत शुक्रिया शुजात साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये $8 अरब जो इस वक्त ये पाकिस्तान को मिलने हैं, इसकी भी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। इसके लिए IMF को एंगेज करना है और फिर वो तमाम शराइत भी पूरी करनी है जो IMF लगा रहा है। अब ये 129 अरब की जब सब्सिडी ख़त्म की जाएगी गैस सेक्टर पर से, तो इसके कितने इम्पैक्ट आप क्रिएट होते देख रहे हैं? इससे गैस मजीद महंगी हो सकती है, कुछ किसी मखसूस सेक्टर के लिए होगी या फिर एक आम आदमी के लिए भी ये महंगी होती चली जाएगी? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमें समझना चाहिए कि जो IMF से जो भी गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, उस बोरोइंग का पर्पस कोई भी डेवलपमेंटल नहीं होता। वो जो भी अमाउंट आती है IMF से वो हमारे सेंट्रल बैंक में आ जाती है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ गारंटी। वो हम किसी डेवलपमेंटल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, एक बात। अब उसके IMF की वो जो अमाउंट हम ले रहे हैं उसके लिए जो शराइत रखी गई हैं उसमें एक शर्त ये थी कि सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए। और ये कोई नई शर्त नहीं है, पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बल्कि हर प्रोग्राम के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट ये शर्त होती है कि जो सब्सिडीज़ हैं उनको रिमूव किया जाए या कम किया जाए। अब जब गैस की सब्सिडी बिलखुसूस ख़त्म की जाएगी तो इससे मैं ये समझता हूँ कि आम सारिफ पे तो बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा, लेकिन इसका जो असर है वो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, बिजनेस सेक्टर पे बहुत आएगा। क्योंकि वजह ये है कि जो बल्क में एनर्जी यूज़ होती है गैस के थ्रू, वो आपका बिजनेस सेक्टर यूज़ करता है, स्पेशली आपके प्रोडक्शन सेक्टर वो यूज़ कर रहा होता है। तो उससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है, जिससे मैं समझता हूँ कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पाकिस्तान में दोबारा से और बढ़ जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि गैस की सब्सिडी ख़त्म करने से इन अ नटशेल क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो ये कि
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्राइसेस बढ़ सकती हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थोड़ी टेम्पर हो सकती हैं। ये इसके लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। जाहिर है कि आम यूज़र पे इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन गिवन द अमाउंट ऑफ गैस विच वी कंज्यूम, और आपको पता है कि गैस का बिल इतना सब्सटैंशियल नहीं होता एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी, तो आम यूज़र पे इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो शुजात साहब, इसका मतलब एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो इस वक्त पाकिस्तान का जो पहले सफ़र कर रहा है वो फिर कहीं ना कहीं वो लिमिटेड हो सकता है, उसमें कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं होगा, चूँकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब बढ़ता है तो इंडस्ट्री भी मुतासर होती है, ऑर्डर्स पूरे करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जो इस वक्त इंडस्ट्री के हालात हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में हम पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर समत में ले जा रहे हैं, या फिर ये एक्सपोर्ट का वॉल्यूम अगर रुक जाता है एक जगह पर, एक पॉइंट पर आकर, तो ये फिर पाकिस्तान का नुकसान है? देखिए, अभी तो हम फायर फाइटिंग मेजर्स कर रहे हैं, अभी तो लॉन्ग टर्म में देख नहीं रहे, क्योंकि जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसमें आईएमएफ के साथ डील भी ज़रूरी है। आईएमएफ से उनका जो हमें लेनी थी अमाउंट वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो अभी तो फायर फाइटिंग मेजर्स हो रहे हैं, लेकिन इसके ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में नताइज बहुत बेहतर नहीं होंगे, लेकिन ये इंडिस्पेंसेबल है नंबर वन। अब आईएमएफ के साथ जैसे ही उनसे आईएमएफ से हमने एक डील कर ली, उसके बाद लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को करने होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि पहले भी मैं एक प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि जब तक हम एक कंसेंसस डेवलप नहीं करते इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर, ये बड़ा मुश्किल होगा कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हम कर सकें। और अगर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स नहीं होते तो बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उनको कंट्रोल करना। मैं ये समझता हूँ कि अगर चीज़ें बेहतर नहीं होती, अगर हम इकोनॉमिक कंसेंसस डेवलप नहीं करते, तो अगले 3-4 महीने में हमारे जो फूड सेक्टर का इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। और बिलखुसूस मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो नई गवर्नमेंट आई है उनको थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में वेजिटेबल की शॉर्टेज या ऑनियन या इस तरह की कुछ जो वेजिटेबल्स हैं उसकी शॉर्टेज का खतरा है। और साथ में वीट की हार्वेस्टिंग से पहले एक खतरा ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं आटे की या गंदम की शॉर्टेज ना हो जाए, तो इस तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। सेकेंडली, किसी भी तरीके से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक टेबल पे लाना होगा, कम से कम इकोनॉमिक पॉलिसी और उनके ऊपर कंसेंसस डेवलप करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर है कि अगले 6 महीने में आपका इन्फ्लेशन जो अब भी एक बहुत बड़ी लेवल पर खड़ा है, ये मजीद आगे बढ़ सकता है। तो शुजात साहब, ये कंसेंसस के बाद फिर वो रिफॉर्म्स कौन से हैं जो कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, और ये कितना लॉन्ग टर्म होंगे? कब तक ये जो बुरा वक्त है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और पाकिस्तानी आवाम पर फिर जारी रहेगा महंगाई की सूरत में? देखिए, एक तो ये रिफॉर्म जो है ना, ये बहुत मल्टीलैटरल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होंगे। इसमें ये इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होगा, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी होगा, एक बात। दूसरा, ये समझना चाहिए हम सबको कि जो इकोनॉमी है, दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट, ये एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है। और पॉसिबली हो सकता है कि आपको 10 साल कम से कम लग जाए ये रिफॉर्म्स के एक एजेंडा को कंप्लीट करते हुए। लेकिन जैसे ही अगर आप कंसेंसस डेवलप हो जाते हैं, रिफॉर्म्स आप शुरू कर देते हैं, तो आपकी इकोनॉमी एक सही ट्रैक पे आ जाती है। अब वो रिफॉर्म्स कौन से हो सकते हैं, मैं आपको सिंपली 1-2 चीज़ें बता देता हूँ जिसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत जल्दी से काम कर सकती है। वो सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, पहले भी हम डिस्कस करते चले आए हैं, लेकिन मैं दोबारा से इसी चीज़ को रीट्रेट करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की यील्ड पर एकड़ इंडिया के मुकाबले में 1/3 है, या बाकी आप रीजनल जितने भी कंट्रीज हैं उसके मुकाबले में। अगर वो कंट्रीज 1 एकड़ से 10 मन गंदम ले रहे हैं, तो हम उसी 1 एकड़ से 2 मन ले रहे हैं या 2.5 मन ले रहे हैं। तो जो इमीडिएट किया जा सकता है कि सबसे पहले यील्ड के हवाले से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स डेवलप किए जाए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए जाए। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अभी हमने सब्सिडीज की बात, तो बिजनेसमैन को एक टेबल पे लाके ये बिठाया जाए कि देखिए, हम आपको सब्सिडीज तो दे रहे हैं, लेकिन इस सब्सिडीज के मुकाबले में आपने हमारे टैक्सेस को इतना इंक्रीज करना है। इस वक्त पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह 67% है, डायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ 33% है। तो जब बिजनेसमैन के साथ गवर्नमेंट निगोशिएट करे, उससे बताया कि भाई देखिए, हम आपको ये दे रहे हैं, आपको सब्सिडीज दे रहे हैं, गैस में देंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, आपको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हमें टैक्सेस में इजाफा चाहिए। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि हमारे बिजनेस के बहुत सारे लोग ये बात तो डिमांड करते हैं कि हमें सब्सिडीज मिले, हमें गैस की प्राइसेस कम मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप टैक्स देखते हैं तो टैक्स के हवाले से सूरत बहुत ही अजीब व गरीब सी है, और बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो पाकिस्तान में टैक्स नहीं दे रहे। तो इस हवाले से भी गवर्नमेंट को ये कम से कम 2-3 चीज़ें जो कि फौरी की जा सकती हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए अच्छे खासे एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शुजात मुबारक साहब हमारे मौजूद थे और कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। 10 साल के लिए ये रिफॉर्म्स करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान की मईशत को एक बेहतर ट्रैक पर डाला जा सकता है। अब जो कपास की पैदावार है इस वक्त, उसमें भी हमने खातिर ख्वाह कमी खासतौर पर पंजाब में देखी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सिंध में इसकी पैदावार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में जो ओवरऑल सूरत हाल रही वो 84 लाख बेल्स तक ये महदूद रही है। पंजाब में इसकी पैदावार में कमी क्यों हुई है और सिंध में क्यों इजाफा हुआ, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियां उमर मसूद साहब सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। उमर मसूद साहब, ये पंजाब में कपास की जो पैदावार है इसमें हम गैर मामूली कमी को इस वक्त नोट कर रहे हैं, ये क्या इसकी वजूहात हैं और फिर इससे कितना नुकसान हो सकता है किसानों को? बिस्मिल्लाह, कॉटन क्रॉप जो है उसे निगलेक्ट किया गया है बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उसकी सब्स्टिट्यूट क्रॉप्स आ गई हैं। अब कॉटन का एरिया जो था वहाँ पे गन्ने ने जगह ले ली है। हमारे पंजाब की तहसील मेलसी की इतनी कॉटन होती थी कि वो पूरे सिंध के बराबर होती थी, एक तहसील की कॉटन। लेकिन अभी वो पूरा एरिया जो है वहाँ पे मिल की जगह मकई ने ले ली उसकी जगह, क्योंकि कॉटन में एक तो हमें ना तो कोई सीड मिल सका है आज तक, और ये नाअहली है हमारे इदारों की, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की, कि हमें पाकिस्तान में सिर्फ एक सीड आया था BT1 और हम उसी पे अभी तक रिलाय कर रहे हैं। दुनिया में BT4 चल रहा है, बॉलगार्ड 4 पे, लेकिन हमारे पास वो 90s में जो सीड आया था, हमारे सारे इदारे, सारी जो रिसर्च है या जो सीड सप्लाई करते हैं कंपनीज, वो सारे उसी सीड को बार बार नाम चेंज करके किसान को दे रहे हैं। अच्छा। और उसमें अभी तक कोई हमने साइंटिस्ट ने, हमारे रिसर्च के इदारों ने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से टाइम ये आ गया कि पेस्ट रेजिस्टेंस कम हो गई। अच्छा उमर साहब, ये जो गिवन रिसोर्सेज ज़ाहिर है ये बहुत कम है किसानों के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले साल के मुकाबले में 72% का इजाफा हुआ है, लेकिन जो टारगेट था अभी भी उससे 32% हम पीछे रह गए। तो ये उस 32% को हासिल करने के लिए फिर क्या करना होगा? सर देखे, पहले आज से 2 साल पहले हम पे पाबंदी थी कि हम टाइम से पहले गवर्नमेंट के पास, मैं यही बात कर रहा हूँ कि प्लानिंग ही नहीं है, ना इन्हें पता है कुछ। आज से 2 साल पहले पाबंदी थी कि आप अगेती काश्त कॉटन की नहीं कर सकते, और जो करता था उस पर FIR होती थी और उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी और गवर्नमेंट के इदारे जाके उसे ख़त्म कर देते थे उस फसल को। अभी गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, ये तो जिम्मेदार ठीक कर रहे थे किसान, और ये अगेती ही काश्त करेंगे तो बेहतरी आएगी। ये लास्ट ईयर इन्होंने अगेती काश्त अलाउ कर दी और टाइम से पहले काश्त की, चूँकि वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं तो उस वजह से वो क्रॉप का भी चेंज हो गया सिस्टम। तो अब लास्ट ईयर इन्होंने अलाउ किया, उसकी वजह से हमारी एवरेज जो थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गई। लेकिन मेन बेसिक रोल जो है वो सीड का है कि हमारे पास सीड है ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां उमर मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने उनकी मुलाहिज़ा की। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।